स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th की जो न्यू बुक है चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट का, उसका जो आर्टिकल 1.7 है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन क्या होती है? अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्क्राइब यूजिंग मेजरेबल प्रॉपर्टीज सच एज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट। दीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड डायमेंशंस। यानी कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको हम लोग मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए डिस्क्राइब करते हैं। और वो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट। देखें, लेंथ को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, मास को भी, टाइम को भी, टेम्परेचर को भी थर्मोमीटर से, एंड इलेक्ट्रिक करंट को भी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से। तो हम लोग इन चीज़ों को, यानी कि ये हमारे पास मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। लेंथ को हम लोग मीटर रूल से कहीं मेजर कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह टाइम को हम लोग स्टॉप वॉच से मेजर कर लेते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे पास मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, और इन मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? आल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो दीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड डायमेंशंस। ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास डायमेंशंस है। जिस तरह अगर आप लोगों को एक मिसाल दूँ, आपने एक केक बनाना है। वो केक बनाने के लिए आप लोगों को देखिए मिल्क की भी ज़रूरत है, फ्लोर की भी, एग की भी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो उस केक की इंग्रेडिएंट्स हैं। इसी तरह जो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और एंड इलेक्ट्रिक करंट है, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ के इंग्रेडिएंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशंस डिस्क्राइब क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की जो क्वालिटेटिव नेचर होती है, डायमेंशंस उसको डिस्क्राइब करती हैं यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए। अब देखिए, अगर आप किसी को एक लेमन जूस देते हैं और वो लेमन जूस है खट्टा मीठा, ठीक है, तो आप अगले बंदे को बता देते हैं कि ये लेमन जूस जो है वो वाटर, लेमन, शुगर एंड सॉल्ट से बना है, इसलिए खट्टा मीठा है। तो खट्टा मीठा जो आप बता रहे हैं वो अगले बंदे को उस लेमन जूस की नेचर बता रहे हैं कि ये ऐसा है। इसी तरह जो डायमेंशंस होती हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ की नेचर बताती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए। फंडामेंटल्स डायमेंशंस एंड देयर सिंबल्स। हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो डायमेंशंस हैं और उनके जो सिंबल्स हैं वो हमारे पास हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। हमारे पास जो पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है वो हमारे पास लेंथ है, जिसका सिंबल है कैपिटल एल। और स्क्वायर रूट, आप देखें, आपको पता है कि डायमेंशन जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो स्क्वायर रूट लगा देते हैं। मास की जो डायमेंशन है वो कैपिटल एम है। ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी, उसका स्क्वायर रूट इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन है कैपिटल ए, उसका स्क्वायर रूट टेम्परेचर की डायमेंशन हमारे पास थीटा होती है, तो थीटा का स्क्वायर रूट। तो ये जो 5 फंडामेंटल डायमेंशंस हैं हमारे पास, ये फंडामेंटल डायमेंशंस हैं क्योंकि हम लोग उनको आसानी से मेजर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स में। ठीक है, अब हम लोग किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके डायमेंशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। पहली जो हमारे पास से फिजिकल क्वांटिटी है वो स्पीड है, क्योंकि स्पीड को हम लोग मेजर कर सकते हैं। और ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर फिजिकल क्वांटिटी। तो स्पीड है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। इसलिए स्पीड की डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस की डायमेंशन भी चाहिए, टाइम की डायमेंशन भी चाहिए। डिस्टेंस आप लोगों को पता है कि हमारे पास लेंथ होती है, ठीक है, और टाइम हमारे पास कैपिटल टी। तो जो स्पीड की डायमेंशन हमारे पास आ गई वो आई एल टी -1। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ स्पीड जो है हमारे पास क्या होगी? स्पीड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ लेंथ एंड डायमेंशन ऑफ टाइम। ठीक है, देखें, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास लेंथ ही होता है ना। अब देखें, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक ये हमारे पास बॉडी है, इसने इस पॉइंट से यहाँ तक मूव किया, इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो ये तो हमारे पास एक लेंथ ही कवर की है ना इस बॉडी ने, तो इसलिए हमारे पास डिस्टेंस जो है वो लेंथ होता है। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ ओवर टाइम हमारे पास जो है वो लेंथ की डायमेंशन है कैपिटल एल, टाइम की डायमेंशन है कैपिटल टी। तो अब देखें, यहाँ पर भी एल की पावर भी 1 है, टी की पावर भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर एल की टी की पावर 1 है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो ये -1 हो जाएगा। तो जो हमारे पास स्पीड है उसकी जो डायमेंशन है एल टी -1 आ गई।
नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायमेंशन हम लोग निकालेंगे। अब देखें एक्सेलरेशन जो है हमारे पास चेंज इन स्पीड और चेंज इन टाइम के इक्वल होता है। तो हम लोगों ने जब एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालनी है, पहले हम लोग डायमेंशंस लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिख दी, वेलोसिटी की डायमेंशन, स्पीड की डायमेंशन लिख दी, टाइम की डायमेंशन लिख दी, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक्सेलरेशन की डायमेंशंस निकालनी है। अब देखें जो स्पीड की डायमेंशन है वो हमारे पास ये आ गई, तो हम लोग इसको इसी को उठा के इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि हम लोग पहले स्पीड की डायमेंशन फाइंड आउट कर चुके हैं और टाइम की डायमेंशन हमारे पास 1 है, तो कैपिटल टी है पावर 1। अब देखें टी की पावर 1 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब देखें ये टी ऊपर गया तो इसकी पावर -1 होगी, तो ऊपर पहले से ही टी की पावर -1 थी, तो -1 जो है हमारे पास -2 आ गया। तो एक्सेलरेशन हमारे पास जो है, एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है वो है LT-2। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स। फोर्स की हम लोगों ने डायमेंशन निकालनी है। फोर्स भी एक मेजरेबल क्वांटिटी है, आपको पता है। फोर्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो फोर्स का फार्मूला होता है वो हमारे पास F = मैस एंड एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट होता है। अब देखिए मैस की डायमेंशन हमारे पास कैपिटल M है, ये मैंने पहले लिखा हुआ था, यहाँ पे रेज कर दिया। और मैस की डायमेंशन हमारे पास कैपिटल M है, एक्सीलरेशन की डायमेंशन हमारे पास स्मॉल a है, ठीक है, उनका स्क्वायर रूट। तो हमारे पास जो एक्सीलरेशन की डायमेंशन है वो अभी हम लोगों ने पीछे फाइंड आउट की है, LT-2। तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर दिया। तो जब ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास MLT-2 जो है वो हमारे पास फोर्स की डायमेंशन आएगी। अगर आप लोग देखेंगे जब आप लोगों ने डायमेंशन लिखनी है तो उसका सीक्वेंस पहले मैस, लेंथ एंड टाइम, यानी कि सिंबल्स को MLT लिखना है, LT-2 M नहीं लिखना, या MT-2 L नहीं लिखना। ये एक सही सीक्वेंस है डायमेंशन लिखने का। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन का मतलब पता है कि आपको डायमेंशन के इस्तेमाल, एप्लीकेशन। तो हमारे पास जो एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन है डायमेंशन की, वो है होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। फिजिकल क्वांटिटी इक्वेशन की होमोजेनिटी, यानी हमें एक फिजिकल इक्वेशन दी गई है, फिर हम लोग उसकी जो बोथ साइड्स पे जो क्वांटिटीज़ होंगे देखेंगे कि उनकी डायमेंशन जो है वो सेम है या नहीं, यानी कि फिजिकल इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ठीक है। करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन कैन बी चेक्ड बाय शोइंग दैट डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर द सेम। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दोनों साइड्स पे क्वांटिटीज़ की डायमेंशन को चेक करना हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहलाता है। आप लोगों की बुक पर जो एग्जांपल दी गई है इस होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए, वो है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोग उसी को सोल्व आउट करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, दिस वन। S = VIT + 1/2AT²। अब देखिए ये जो हमारे पास VI है वो इनिशियल वेलोसिटी है। कोई भी बॉडी, अब देखिए एक कार है, जब वो रेस्ट पर होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0, ठीक है। तो अब देखें, अब हम लोगों ने सपोज किया है कि एक कार है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, और जब वो रेस्ट पर होती है उसकी जो वेलोसिटी होती है 0 होती है, और वो डिस्टेंस एस कवर कर लेती है टाइम t में, और वो एक्सीलरेशन a के साथ मूव कर रही होती है। दिस इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन एज। अब देखिए यहाँ पर जो कार है वो रेस्ट पर है, इसलिए जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। अब देखिए इस इनिशियल वेलोसिटी की जगह हम लोग 0 पुट कर देंगे, और t इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो हमारे पास s है वो ये वाली चीज़ जो हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास जो है वो 1/2AT के स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है। यही चीज़ हम लोग देखते हैं कि अब देखें कि हमारे पास एक कार है वो रेस्ट में, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। वो डिस्टेंस जब वो मूव करती है रेस्ट से, वो तो डिस्टेंस s कवर करती है इन विच टाइम, इन टाइम t, और जो एक्सीलरेशन जिसके साथ मूव करती है वो होता है a, ठीक है। तो हमारे पास अब देखें जो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी जो वैल्यू वो है हमारे पास 0। तो हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 पुट की, तो ये वाली चीज़ हमारे पास ख़त्म होगी, क्योंकि टाइम जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है। इसलिए जो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो इज इक्वल टू 1/2AT² के इक्वल आ गया। अब देखिए जो 1/2 है ये हमारे पास डायमेंशनली कॉन्स्टेंट है, यानी 1/2 एक न्यूमेरिकल फैक्टर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो जो हमारे पास डिस्टेंस है वो AT के स्क्वायर के इक्वल आ गया। डिस्टेंस आपको पता है कि वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है। डिस्टेंस आमतौर पर एक लेंथ ही होती है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन हमारे पास L आ गई।
अब देखें हमारे पास डायमेंशन क्या होगी, पहले हम लोग इनको डायमेंशन में लिखेंगे, डिस्टेंस की डायमेंशन, फिर एक्सेलरेशन की डायमेंशन, फिर टाइम की डायमेंशन, फिर हम लोग इनके सिंबल लिखेंगे। अब डिस्टेंस की डायमेंशन उसका सिंबल क्या है, कैपिटल एल, फिर जो एक्सेलरेशन है उसकी डायमेंशन क्या है हमारे पास, कैपिटल एल टी -2 अभी हम लोगों ने फाइंड किया है। और जो टाइम की डायमेंशन है वो कैपिटल टी है, तो यहाँ पर हमारे पास टी का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर भी टी का स्क्वायर आएगा। अब देखें ये टी प्लस ये 2 और ये -2 हमारे पास क्या होगा, कट हो जाएंगे आपस में, तो जो हमारे पास टी की पावर है वो 0 हो जाएगी। तो टी की पावर जब अपनी पावर से 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जो डायमेंशन है वो एल आ जाएगी। और लेफ्ट हैंड साइड पर डायमेंशन ऑलरेडी एल है डिस्टेंस की। अब देखिए यहाँ पर अब आप लोगों ने पीछे देखा कि जो टी है उसकी एक पावर -2 है, एक +2 है, तो -2 +2 जब आपस में कट जाएंगे तो वो 0 आ जाएगी। तो टी जब अपनी पावर से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 बन जाएगा, इसलिए जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन है वो इक्वल है। तो ये हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन है डायमेंशन की वो है डेरिवेशन ऑफ अ फार्मूला। एप्लीकेशन थी वो थी होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन, यानी कि हम लोगों ने एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को चेक किया कि उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन है वो इक्वल है कि नहीं। इसके लिए हम लोगों ने न्यूमेरिकल फैक्टर्स को जो है इग्नोर कर दिया। अब जो हमारे पास दूसरी जो है एप्लीकेशन डायमेंशन की वो है डेरिवेशन ऑफ अ फार्मूला, यानी कि हमें एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ दे दी गई हैं और अब अगर बता दिया जाए कि वो फिज़िकल क्वांटिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है तो हम लोग उसकी डायमेंशन निकाल लेते, उसका फार्मूला निकाल लेते हैं डायमेंशनली। ठीक है, डायमेंशनलिटी कैन बी यूज टू डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी बाय करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ वेरियस फैक्टर ऑन विच द क्वांटिटी डिपेंड। ये चीज़ जो आपको मैं कह रही हूँ कि जो दूसरी एप्लीकेशन है डायमेंशन की डेरिवेशन ऑफ अ फार्मूला, ये आप लोगों की जो एग्जांपल है 1.4 एग्जांपल ऑफ योर्स बुक उसमें एक्सप्लेन की गई है। उसमें आप लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स दे दी गई है, एक फिजिकल क्वांटिटी और बता दिया गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द सर्कल पर डिपेंड कर रही है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का जो है फार्मूला निकालें। तो चले आपकी जो एग्जाम्पल है बुक पर उसको सॉल्व करते हैं, जो कि डेरिवेशन ऑफ अ फार्मूला डायमेंशन की दूसरी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग है। अब देखें, ड्राइव अ फार्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कल। अब देखें, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम लोग बचपन में एक खेल खेलते होते थे कि रस्सी की एक सिरे पर पत्थर बांध के और दूसरा सिरा अपने हाथ में लेकर हम लोग उसको गोल गोल घुमाते थे। गोल गोल हम लोग घुमाते थे, वो गोल गोल को उस जो फोर्स उसको गोल गोल घुमाती थी पत्थर को, फोर्स तो हम लगा रहे थे लेकिन जो फोर्स उसको गोल गोल घुमा रही थी वो होती थी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, ऑब्जेक्ट को सर्कल के अलोंग मूव करवाने वाली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। ऑब्जेक्ट को सर्कल के अलोंग यूनिफॉर्म स्पीड में मूव करवाने वाली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। ठीक है, अज्यूमिंग दैट सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड कर रही है, सर्कल के रेडियस पर डिपेंड कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड। अब हमें फैक्टर्स दे दिए गए हैं और हम लोगों ने पढ़ा है ना कि डेरिवेशन ऑफ फार्मूला कैसे है कि हमें फिजिकल क्वांटिटी बता दें और वो फैक्टर बता दें जिन पर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है। तो हम लोग जो है उस फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट करने का फार्मूला निकाल लेते हैं। हम देखें, हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमें चाहिए, ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है। डाटा हमारे पास क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ द सर्कल एंड यूनिफॉर्म स्पीड, ये हमारे पास डाटा है। तो अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वह डिपेंड करती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ द सर्कल, यूनिफॉर्म स्पीड। रिक्वायर्ड हमें क्या है, फार्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो रिलेशन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए वो क्या होगा, जो रिलेशन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए वो क्या होगा। अब देखिए, जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड कर रही है। तो यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर ये चीज़ें कम ज़्यादा होंगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम ज़्यादा होगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को ख़त्म करने के लिए हम लोग यहाँ पर कॉन्स्टेंट लिख देते हैं और एम को हम लोग m की पावर a, v की पावर b
और आर की पावर सी, हम लोग उनको एक्सपोनेंट्स की पावर दे देते हैं और इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन ए का। हम लोगों ने यहाँ पर इसको एक्सपोनेंट्स की पावर किया क्यों दी, क्योंकि अब देखें सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मास, वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड कर रही है। अब हमें नहीं पता कि कितना मास है, कितनी वेलोसिटी और कितना रेडियस है, तो हम लोगों को इनकी वैल्यू पावर्स नहीं पता, तो हम लोगों ने इसलिए उनको एक्सपोनेंट्स की पावर दे देगी। हम लोग इनकी पावर्स को फाइंड आउट करेंगे। वेयर एक्सपोनेंट्स ए बी सी आर टू बी डिटरमाइंड सिंस कांस्टेंट हैज़ नो डायमेंशन, ये कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन नहीं होती। सो द अबव इक्वेशन इन टर्म ऑफ द डायमेंशन, हम लोग इसको डायमेंशन की टर्म में लिखेंगे। पहले हम लोग फोर्स की डायमेंशन है, फिर हम लोग इसको डायमेंशन में लिखेंगे, बाद में हम लोग इनके सिंबल लिखेंगे डायमेंशंस के। तो मास की डायमेंशन आ गई, ये हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई, ये हमारे पास रेडियस की डायमेंशन आ गई। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, ये हमारे पास हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पहले उठाइए, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। फोर्स की डायमेंशन आप लोगों को पता है कि फोर्स जो है वो एम ए के इक्वल होता है, यानी कि मास की जो डायमेंशन है वो कैपिटल एम होती है, एक्सीलरेशन की डायमेंशन है एल टी -2 होती है। तो जो फोर्स की डायमेंशन है वो आ गई, वो एम एल टी -2 आ गई। अभी हम लोगों ने पीछे ये ड्राइव की है। तो जो हमारे पास अब देखिए ये मास की डायमेंशन है, ये हमारे पास मास है, उसकी डायमेंशन होती है कैपिटल एम, उसका सिंबल ए। वेलोसिटी की हमारे पास डायमेंशन होती है एल टी -2, एल टी -1, सॉरी एल टी की पावर -1। तो ये हमारे पास हम लोगों ने यहाँ पर v के ऊपर एक्सपोनेंट b लिखा है ताकि हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो इसलिए जो b है वो उसकी डायमेंशन से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एल टी -b बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रेडियस की डायमेंशन आप लोगों को पता है कि रेडियस एक लेंथ ही होती है। अब देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है, उसके पॉइंट से यहाँ सेंटर पॉइंट से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास रेडियस है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आप लोगों को पता है लेंथ होती है। तो रेडियस की डायमेंशन का जो सिंपल होगा वो भी एल होगा, उसके एक्सपोनेंट की पावर सी है तो एल सी बन गया। नाउ इक्वेशन जो 1 है वो हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, एफ इजिकल टू एम वी आर, और उसके एक्सपोनेंट्स। कांस्टेंट हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। फोर्स की हमारे पास ये डायमेंशन आ गई, मास की ये आ गई, वेलोसिटी की ये आ गई। जब हम लोगों ने उसको डायमेंशन को एक्सपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो और जो हमारे पास रेडियस की डायमेंशन ये आ गई। अब हम इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करवाएंगे एम ए। अब देखिए यहाँ पर एल की पावर बी भी है और एल की पावर सी भी है, तो हम दोनों इनको पावर्स को इकट्ठा लिख देंगे बी प्लस सी, और टी की पावर हमारे पास क्या है -b, तो ये वैसे ही आ गई। तो हमारे पास जो फोर्स है वो हमारे पास जो है वो मास, वेलोसिटी और रेडियस की डायमेंशन की इक्वल आ गई, और उनके एक्सपोनेंट्स भी साथ। अब हम लोगों ने जो पावर्स हैं डायमेंशन की उनको दोनों साइड्स की कंपेयरिंग पावर ऑफ डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स हम लोगों ने उनको कंपेयर करना है। यहाँ पर देखें एम मैथ जो है उसकी पावर ए है, यहाँ पर मैथ की पावर 1 है, तो ए हमारे पास 1 की इक्वल आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब देखिए एल की पावर यहाँ पर बी प्लस सी है, यहाँ पर 1 है तो बी प्लस सी हमारे पास 1 की इक्वल आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई। टी नेगेटिव बी, यहाँ पर टी की जो हमारे पास वैल्यू है स्क्वायर पे पावर में वो हमारे पास नेगेटिव बी है, और यहाँ पर जो टी की वैल्यू है -2, नेगेटिव बी हमारे पास जो है 2 के इक्वल आ गया। अब देखिए ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में कट गए, तो जो बी है वो हमारे पास इक्वेशन 4 में नेगेटिव नेगेटिव कट गया, तो इक्वेशन 4 हमारे पास क्या आ गई, बी इज इक्वल टू 4। अब हम लोगों ने ये जो बी की वैल्यू 2 है उसको इक्वेशन 3 में पुट करना है, तो हम लोगों ने जब इक्वेशन 3 में पुट किया बी की वैल्यू हम लोगों ने 2 पुट की, तो हमारे पास 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1 है। अब देखें ये हमारे पास जो इक्वेशन आई वो उसमें 2 डिजिट्स हैं और एक अल्फ़ाबेट्स है, तो हम लोग उससे अल्फ़ाबेट यानी कि सी की जो वैल्यू है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 जो है प्लस में इधर जाके नेगेटिव में होगा, तो सी हमारे पास 1 -2 हो गया। अब 2 के साथ जो साइन है वो हमारे पास नेगेटिव है, इसलिए जो 1 -2 है तो 1 बच गया, तो 1 के साथ जो साइन है वो भी नेगेटिव आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जब पेपर में लिखना है ना या क्लास वर्क में लिखना है, तो आप लोगों ने ये वाली जो चीज़ है उसका इस तरह नहीं लिखना, आप लोगों ने इस तरह लिखना है। इस तरह लिखना है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है कि आप लोगों ने इस तरह पहले एक वैल्यू, एक चीज़, एक स्टेप एक लाइन पे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे नहीं लिखना। आप लोगों ने एक ही लाइन पे तीनों स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो ए की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, सी की वैल्यू भी हमारे पास -1 आ गई। हम लोग इन वैल्यूज़ को एक्सपोनेंट्स में पुट कर देते हैं इक्वेशन ए में। इक्वेशन ए हमारे पास क्या थी, एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मास
एक्सपोनेंट है वेलोसिटी एक्सपोनेंट बी और रेडियस एक्सपोनेंट सी। ये जो हमारे पास थी इक्वेशन ए आ गई। अब देखिए हमारे पास ए की वैल्यू हम लोगों ने 1 पुट कर दी, बी की वैल्यू हमारे पास 2 है, रेडियस की वैल्यू हमारे पास -1 है। अब देखिए ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू -1 है। इस -1 को पॉजिटिव में लाने के लिए हम लोग रेडियस को मास और वेलोसिटी के ओवर में लिख देंगे, तो mv² ओवर आर आ गया। तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है वो हमारे पास कांस्टेंट mv² ऑफ आर आ गया। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी फाइंड डायमेंशनली एनालिसिस। हम लोग जो कांस्टेंट की वैल्यू है उसको डायमेंशनली एनालिसिस से फाइंड आउट नहीं कर सकते। इट कैन बी फाइंड बाय एक्सपेरिमेंट विच हैपन्स टू बी 1। सो हम लोग इसकी वैल्यू को एक्सपेरिमेंट्स में फाइंड कर सकते हैं, या तो वो एक्सपेरिमेंट 1 होगा या 2 से ज़्यादा होंगे। अब देखें हम लोगों ने जो डायमेंशन की दूसरी एप्लीकेशन डेरिवेशन ऑफ अ फार्मूला कि एक फिजिकल क्वांटिटी हमें दे दी गई है, उसका जो हम लोग फैक्टर्स बता दिए कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड हो रहा है। और हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है वो निकाल लिया, mv² ओवर आर। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला निकल आया। हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन क्या है? पहली लिमिटेशन है इट कांट एक्सप्लेन वेयर इक्वेशन इज़ रॉन्ग। हमें ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये चीज़ नहीं बता सकती कि इक्वेशन कहाँ रॉन्ग है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम लोग कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं ले सकते, न्यूमेरिकल फैक्टर की डायमेंशन नहीं ले सकते, तो इसीलिए हम लोग इस चीज़ से हमेशा महरूम रहते हैं कि हम लोग ये जान सकें इक्वेशन रॉन्ग है कहाँ है। ठीक है, इवन इफ एन इक्वेशन लुक्स करेक्ट इट माइट नॉट बी करेक्ट कम्प्लीटली। अगर हमारे पास इक्वेशन करेक्ट नज़र आए लेकिन वो कम्प्लीटली करेक्ट नहीं होती। अब देखिए हमारे पास हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू VIT + 1/2 AT²। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल फैक्टर है 1/2, ये हमारे पास न्यूमेरिकल फैक्टर है, इसकी डायमेंशनली करेक्ट कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन नहीं होती, इसलिए हम लोग को पता नहीं चलता कि इक्वेशन कहाँ सही है और कहाँ गलत। ठीक है, इट डज़ नॉट चेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू और कांस्टेंट इन द इक्वेशन। हमारे पास अब देखिए हमारे पास 1/2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और कांस्टेंट अभी हम लोगों ने जो डेरिवेशन ऑफ फार्मूला में इक्वेशन पढ़ी F इज इक्वल टू कांस्टेंट mvr। ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू भी हम लोग नहीं पता लगा सकते डायमेंशन के थ्रू, और न्यूमेरिकल वैल्यू 1/2 है, इसके डायमेंशन भी नहीं पता लगा सकते। तो जो हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस है इट डज़ नॉट चेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू और कांस्टेंट इन दी इक्वेशन। ठीक है, टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू और कांस्टेंट वी नीड टू डू एक्सपेरिमेंट। हम लोगों को ने जब एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी हो, ठीक है, या कांस्टेंट फाइंड करना हो तो हमें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत होती है, या फिर वेरिएबल्स के दरमियान हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। वेरिएबल्स हमारे पास अगर देखें A और B है, हम लोग A को y एक्सिस पे ले लेते हैं, B को x एक्सिस पे ले लेते हैं, तो हमारे पास ये जो दो वेरिएबल्स के दरमियान हम लोग एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट में। तो हमारे पास जो लिमिटेशन है लास्ट वैल्यू टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू और कांस्टेंट वी नीड टू डू एक्सपेरिमेंट और ड्रा ग्राफ बिटवीन वेरिएबल्स। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। प्लीज़ जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।